15.7 में गौर करें, वो कह रहा है द फिगर 15.7 शोज अ कॉइल ऑफ वायर in xy plane with a magnetic field directed along y-axis around which of the three coordinates, कह रहा है x, y और z में से किसके इर्द गिर्द कॉइल को घुमाया जाए. The coordinates axis should the coil be rotated in order to generate an EMF and a current in the coil. अब आप गौर करें, यहां आप डायग्राम भी देख सकते हैं. x एक्सिस आपकी तरफ है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में बना रहा हूं यहां पे. y एक्सिस मेरी तरफ है और z एक्सिस ऊपर की तरफ है. x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस. और गौर करें, कॉइल जो है ना बिल्कुल इस तरह पड़ी हुई है और मैग्नेटिक फील्ड डायग्राम में भी आपको नजर आ रही है कि मैग्नेटिक फील्ड y एक्सिस की तरफ है, इस तरफ. x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड y एक्सिस की तरफ है और कॉइल इस तरह पड़ी हुई है. ये तो हम जानते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए फैराडेज लॉ के मुताबिक हमारे पास ये फॉर्मूला है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए हमें फ्लक्स चेंज करना पड़ेगा. सबसे पहले ये देखें कि इस वक्त फ्लक्स कितना है. 0 है, क्योंकि कॉइल इस तरह पड़ी हुई है. कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल के अंदर से पास नहीं कर रही. मैं फ्लक्स का फॉर्मूला भी आपको लिखवा देता हूं, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ थीटा. आप गौर करें, अगर मैं इस कॉइल का वेक्टर एरिया लूं, वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड में 90 का एंगल है और कॉस 90 0 होता है, जाहिर बात है फ्लक्स 0 हो गया. इस वक्त फ्लक्स 0 है. अब सबसे पहले मैं इस कॉइल को y एक्सिस के इर्द गिर्द घुमा के चेक करता हूं कि अब क्या हो रहा है. गौर से देखते जाए. देखें कॉइल को मैं, देखें y एक्सिस मेरी तरफ था, y एक्सिस के इर्द गिर्द घुमाने का मतलब है इस तरह घुमाना. मैं इसको y एक्सिस के इर्द गिर्द घुमाता हूं और करें, अभी भी कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन कॉइल के अंदर से पास नहीं कर रही, अभी भी फ्लक्स 0 ही है. सो हम कह सकते हैं अगर फ्लक्स 0 है तो फ्लक्स में तब्दीली नहीं आ रही. अगर फ्लक्स में तब्दीली नहीं आ रही तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी पैदा नहीं होगा. तो y एक्सिस के इर्द गिर्द घुमाने से तो फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, यानी ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा. अब हम बात करने लगे हैं z एक्सिस की. देखिए z एक्सिस ऊपर की तरफ है. z एक्सिस के इर्द गिर्द घुमाने का मतलब है ऐसे घुमाना, और अभी भी कॉइल की ओरिएंटेशन तो वही है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, क्योंकि अभी भी कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन कॉइल के अंदर से पास नहीं कर रही. अगर कॉइल के अंदर से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं कर रही तो मैं कह सकता हूं कि अभी भी फ्लक्स थ्रू आउट 0 ही है. चेंज इन फ्लक्स भी नहीं हो रहा क्योंकि फ्लक्स में तब्दीली नहीं आ रही. सो डेल्टा फाई 0 है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली 0 होने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ भी अभी भी 0 है. अब बारी है एक्स एक्सिस की, और एक्स एक्सिस आपकी तरफ था ना. अब आप इमेजिन करें, अब एक्स एक्सिस के इर्द गिर्द घुमाने का मतलब है कि कॉइल को ऐसे घुमाना. अब आप गौर करें, जब कॉइल घूमते घूमते इस तरह हो गई है ना, तो गौर करें इसके अंदर से मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, और मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गुजरने का मतलब क्या है, फ्लक्स मैक्सिमम हो गया. अब मैं कॉइल को थोड़ा सा मजीद घुमा देता हूं. देखें, अब घूमते घूमते जब कॉइल दोबारा इस तरह हो गई है, अब दोबारा इसके अंदर से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं गुजर रही, यानी फ्लक्स 0 हो गया. फिर घुमाई जाए घुमाई जाए घुमाई जाए, इसका मतलब यह है कि मुसलसल फ्लक्स चेंज हो रहा है. इस वक्त फिर मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम हो गया. अब घुमाते घुमाते देखें, इस वक्त फिर मैग्नेटिक फ्लक्स मिनिमम हो गया. यानी मैं कह सकता हूं कि अगर मैं इसे एक्स एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करवाऊं तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स मुसलसल चेंज हो रहा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स मुसलसल चेंज होने का मतलब क्या है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रहा है फैराडेज लॉ के मुताबिक. सो इस क्वेश्चन का आंसर है कि अगर हम इस कॉइल को एक्स एक्सिस के इर्द गिर्द घुमाएंगे तो सिर्फ तब ही इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा. y के इर्द गिर्द घुमाने या z के इर्द गिर्द घुमाने से इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 15.8. 15.8 में कह रहा है, हाउ वुड यू पोजीशन अ फ्लैट लूप ऑफ वायर in a changing magnetic field so that there is no EMF induced in the coil. यानी वो ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड को भी चेंज करना है
हम चाहते हैं कि ईएमएफ भी इंड्यूस ना हो, तो पूछ में यह रहा है कि कॉइल को कैसे रखेंगे कि ईएमएफ इंड्यूस ना हो। देखिए, सबसे पहले तो फैराडेज लॉ के मुताबिक ईएमएफ इंड्यूस होने की कंडीशन क्या है, हमेशा की तरह दोबारा मैं वही फॉर्मूला लिख लेता हूं, E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब देखें, अगर मैं ईएमएफ इंड्यूस करना चाहता हूं, इसका मतलब है फ्लक्स में कोई ना कोई तब्दीली करनी चाहिए। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि ईएमएफ इंड्यूस ना हो, यानी E की जगह अगर मैं जीरो पुट करना चाहता हूं, तो ये तभी जीरो आएगा जब डेल्टा फाई जीरो होगा। और देखें, डेल्टा फाई अगर जीरो मैं करना चाहता हूं, तो इसका दूसरा मतलब क्या है, दैट द फ्लक्स इज कांस्टेंट, यानी फाई की वैल्यू सेम रहनी चाहिए, तब्दील नहीं होनी चाहिए। अब देखें, दूसरे बॉक्स में मैं एक मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला भी लिख लेता हूं, जो हम जानते हैं, बी ए कॉज ऑफ थीटा। अब मैं मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में थोड़ी सी बात डिस्कस करने लगा हूं। गौर से देखें, यहां पर बी तो चेंज हो ही रहा है, वो क्वेश्चन में कंडीशन उसने बता दी है। तो मैं क्या करूं कि फ्लक्स चेंज ना हो? बड़ा सादा और सिंपल तरीन तरीका है, फ्लक्स को जीरो कर दे। जब फ्लक्स को जीरो कर देंगे ना, तो बी जितना मर्जी जोर लगा ले, फ्लक्स चेंज नहीं होगा, सिंपल। और बी जीरो कब और फाई जीरो कब होता है? फ्लक्स कैसे जीरो होगा? देखिए, अगर फर्ज कर ले, मैं यहां पर एक इमेजिन करता हूं कि मेरे पास एक बार मैग्नेट है, उस तरफ एक बार मैग्नेट है, और उस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल मेरी तरफ है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह आ रही हैं और नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जा रही हैं। इसके रास्ते में मैं कॉइल को बिल्कुल फ्लैट ऐसे ही रख देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बिल्कुल पैरेलल। और गौर करें, इस कॉइल का जो वेक्टर एरिया है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 के एंगल पर है। तो इस फ्लक्स वाले फॉर्मूला में थीटा कॉस थीटा, जो थीटा एंगल है, उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, 90, और कॉस 90 क्या होता है, जीरो। फ्लक्स जीरो हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड को मैं जितना मर्जी चेंज करता रहूं, फर्ज कर लें मैं बार मैग्नेट को इस कॉइल की तरफ मूव करता हूं, देखिए मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई है। बार मैग्नेट को इस कॉइल से अवे मूव करूं, फिर भी मैग्नेटिक फील्ड में कमी आ गई है, यानी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। लेकिन ये कॉइल ही ढीठ की तरह इस तरह पड़ा हुआ है, इसके अंदर से फ्लक्स चेंज हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पक्की बात है कि इसने चेंज होना ही होना है, तो जनाब हम कॉइल को ऐसे रख देंगे कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने का उस पर कोई असर ना हो और मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो ही आए। और मैग्नेटिक फ्लक्स जब जीरो आएगा, तो जाहिर बात है अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो ही रहेगा तो फ्लक्स में तब्दीली नहीं आ रही, यानी डेल्टा फाई जीरो है। और अगर डेल्टा फाई जीरो है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी जीरो है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि हम कॉइल को इस तरह प्लेस करेंगे कि ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हो, इसके अंदर से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास ही ना करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15.9 में कह रहा है, इन अ सर्टेन रीजन द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट्स वर्टिकली डाउन। वो कह रहा है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, जैसे यहां मैं अर्थ पे खड़ा हूं, वो कह रहा है ये वर्टिकली डाउनवर्ड है। फर्ज कर लें अगर मैं इस स्क्रीन को अर्थ का सरफेस कंसीडर करूं, तो जैसे यहां वर्टिकली डाउन में कह रहा हूं, तो इसका मतलब है जमीन के अंदर की तरफ। तो अगर मैं स्क्रीन को जमीन का सरफेस कंसीडर करूं, तो मुझे यहां भी जमीन के अंदर की तरफ ही कहना पड़ेगा। यानी अगर मैं जमीन के सरफेस पे खड़ा हूं, वर्टिकली डाउन का मतलब है इनटू द अर्थ। तो अब ये जो स्क्रीन है ये अर्थ है, तो वर्टिकली डाउन का यहां क्या मतलब होगा, इनटू द अर्थ, यानी इनटू द स्क्रीन। तो इसलिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जाहिर करने के लिए मैं क्रॉस यूज कर रहा हूं। क्रॉस का यहां मतलब क्या है, इनटू द स्क्रीन या इनटू द पेपर। साथ बी भी मैंने लिख दिया है ताकि आपको पता चले ये मैग्नेटिक फील्ड को जाहिर कर रहा है। फिर आगे वो ये कह रहा है, व्हेन अ प्लेन फ्लाइज ड्यू नॉर्थ, यानी एक प्लेन है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, और अगर ये नॉर्थ की तरफ जाए तो इसके कौन से विंग टिप पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके कौन से विंग पे यानी कौन से पर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। सबसे पहले तो हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लेते हैं। देखिए
ईस्ट अगर इस तरफ है तो वेस्ट उस तरफ होगा, नॉर्थ इस तरफ होगा और साउथ नीचे की तरफ होगा। और मैग्नेटिक फील्ड यहां पर किस तरफ है? इनटू द पेपर। अब यहां पर मैं आपको एक प्लेन दिखा रहा हूं जिसका टॉप व्यू हम ले रहे हैं। यह प्लेन सीधा जा रहा है जनाब नॉर्थ की तरफ, और इसके दोनों विंग्स जो है, एक विंग ईस्ट की तरफ है और दूसरा विंग वेस्ट की तरफ है। अब आप देखें इन दोनों विंग्स पे, जारी बात है ये कोई ना कोई मेटल है, इनके अंदर कोई ना कोई चार्जेस होंगे। मैं पॉजिटिव चार्जेस को इमेजिन कर लेता हूं, यानी इस विंग पे भी पॉजिटिव चार्जेस है, उस विंग पे भी पॉजिटिव चार्जेस है। ठीक है, अब देखें पॉजिटिव चार्जेस के साथ साथ नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं, यानी फिलहाल ये चार्जेस मिक्स अप है, यानी नेट चार्ज फिलहाल कहीं नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्जेस हैं। अब देखिए ये सारे चार्जेस जो है ये नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, यानी मैं वेलोसिटी ऑफ चार्ज, इसमें से मैं किसी एक चार्ज को इमेजिन कर लेता हूं। मैं फर्ज कर लेता हूं कि दोनों विंग्स के दरमियान में एक चार्ज है जिसे मैं पॉजिटिव चार्ज कह देता हूं। उसकी वेलोसिटी वेक्टर को मैं किस तरफ बनाऊंगा? ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? इनटू द पेपर। और हम जानते हैं जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करे तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगती है, जिसका फॉर्मूला सामने लिखा आपको नजर आ रहा है, F = QV × B। चैप्टर 14 में हमने पढ़ा था। अब V ऊपर की तरफ है, B इनटू द पेपर है। अगर मैं V को राइट हैंड से V को B की तरफ घुमाऊं तो थंब उस तरफ जा रहा है, वेस्ट की तरफ। इसका मतलब है ये चार्ज वेस्ट की तरफ जाना शुरू कर देगा, वेस्ट विंग टिप की तरफ। अगर पॉजिटिव चार्ज उस तरफ जा रहा है ना, तो एक्चुअल में असल में क्या हो रहा होता है? नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहा है। सो मैं कह सकता हूं कि वेस्ट विंग टिप वुड बी पॉजिटिवली चार्ज, और अल्टरनेटिवली इसका दूसरा मतलब क्या है कि ईस्ट विंग टिप वुड बी नेगेटिवली चार्ज। यहां इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा है, वहां इलेक्ट्रॉन्स की तादाद थोड़ी है, इसीलिए उस तरफ पॉजिटिव चार्ज और इस तरफ नेगेटिव चार्ज आ गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर यह है कि वेस्ट विंग टिप वुड बी पॉजिटिवली चार्ज। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15.10 में कह रहा है कि प्रूव दैट, शो दैट E यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी हैज द सेम यूनिट्स। अब देखिए जारी बात है, हम जानते हैं फैराडेज लॉ के मुताबिक हमने पढ़ा हुआ है E = -n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। इसका मतलब है जो E का यूनिट है वही डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी का होना चाहिए ना, इसीलिए वो हमसे ये चाह रहा है कि हम इनके यूनिट्स को इक्वल साबित कर दें। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करता हूं। लेट अस टेक इंड्यूस्ड ईएमएफ E। अब E बेसिकली क्या है? ईएमएफ है, और ईएमएफ का वही यूनिट होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस का होता है, यानी मैं कह सकता हूं SI यूनिट ऑफ ईएमएफ इज वोल्ट्स। और वोल्ट के बारे में चैप्टर 12 में हमने पढ़ा था कि इसका साइड पे बॉक्स में मैं आपको फॉर्मूला भी लिखवा देता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है ना, तो वर्क का यूनिट क्या है? जूल्स, और चार्ज का क्या है? कूलम। इसका मतलब है वोल्ट किसके इक्वल आ गया? जूल पर कूलम। तो ईएमएफ का यूनिट कहां तक पहुंच गया? जूल पर कूलम तक। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। अब हम आते हैं दूसरे रेशो की तरफ, डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी की तरफ। इसको भी हमने प्रूव करना है कि यह भी जूल पर कूलम के इक्वल आता है, इसका यूनिट भी। अब इसमें देखें ऊपर जो डेल्टा फाई है यानी फ्लक्स में तब्दीली, साइड में बॉक्स में मैं फ्लक्स का फॉर्मूला भी आपको दिखा देता हूं, BA cos ऑफ थीटा। चले मैं इमेजिन कर लेता हूं फ्लक्स मैक्सिमम था, खाली BA लिख दे। यानी फ्लक्स की जगह जिसका SI यूनिट वेबर होता है, अगर मैं फ्लक्स की जगह पहले वेबर लिख लूं तो वेबर पर सेकंड बन जाएगा। और वेबर किसके इक्वल होता है? उस फॉर्मूला के मुताबिक देखें, फाई = BA, ये किसके इक्वल होगा? टेस्ला इंटू मीटर का स्क्वायर। बी का यूनिट क्या होता है? टेस्ला, और एरिया का क्या होगा? मीटर का स्क्वायर। तो मैंने इक्वल करके लिख दिया टेस्ला मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड। वो सेकंड तो पीछे से चलता आ रहा है ना। अब टेस्ला किसके इक्वल है? टेस्ला का फॉर्मूला होता है न्यूटन पर मीटर पर कूलम, न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर।
ये टेस्ला का यूनिट है। अब देखिए न्यूटन पर मीटर, एक जो नीचे मीटर है वो ऊपर मीटर स्क्वायर था उसके साथ कैंसिल हो गया, ऊपर 1 मीटर रह गया, और नीचे न्यूटन पर एम्पेयर है, ये एम्पेयर सेकंड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास फाइनली क्या बना, न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय एम्पेयर सेकंड। और एम्पेयर को जब सेकंड से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यूनिट आता है कूलम। ये मैं कैसे लिख रहा हूं, देखिए साइड पे एक और बॉक्स में आपको लिखा नजर आ रहा है, करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज ओवर टाइम, यानी रेट ऑफ लॉ ऑफ चार्ज। तो करंट का ऐसा यूनिट एम्पेयर किसके इक्वल आता है, कूलम डिवाइडेड बाय सेकंड। सेकंड को इस तरफ ले तो कूलम किसके इक्वल आएगा, एम्पेयर इनटू सेकंड। इसीलिए यहां पर एम्पेयर इंटू सेकंड की जगह मैंने पुट कर दिया था कूलम, और ऊपर न्यूटन इंटू मीटर किसके इक्वल होता है, ये एनर्जी का या वर्क का यूनिट है, जूल के इक्वल होता है। तो यहां भी हम जूल पर कूलम तक पहुंच गए हैं। यही काम हमने करना था क्योंकि ऊपर हम इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए भी यही यूनिट प्रूव करके आए हैं। तो इसे इक्वेशन 2 कह रहे हैं। इक्वेशन 1 और 2 के मुताबिक हम कह सकते हैं दैट यूनिट्स ऑफ ईएमएफ ई एंड डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी आर द सेम। तो ये था शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट आ जाए 15.11। 15.11 में कह रहा है when an electric motor such an electric ड्रिल मशीन होती है ना जो दीवारों में सुराख करने के लिए, is being used, does it also act as generator? If so, what is the consequence of this? सिंपल क्वेश्चन ये है कि अगर हम मोटर को चला रहे हैं तो क्या मोटर जब चलती है तो वो जनरेटर का भी काम करती है? अगर जनरेटर का काम करती है तो इसका रिजल्ट क्या है, इसका फायदा या नुकसान क्या है? आपको याद होगा चैप्टर 15 में हमने बैक ईएमएफ इफेक्ट इन मोटर पढ़ा था। जी बिल्कुल, बैक ईएमएफ इफेक्ट इन मोटर, जिसमें मैंने आपको यह कहा था कि अगर कोई मोटर की कॉइल, जैसे वही डायग्राम मैं आपको सामने इस वक्त भी दिखा देता हूं, अगर हम करंट सप्लाई करें और मोटर की कॉइल घूमना शुरू कर दे तो इसकी वजह से जाहिर बात है कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूम रही है, और जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूम रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में तो तब्दीली आ रही है। और फैराडेज लॉ के मुताबिक अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली आ रही है तो हम कह सकते हैं कि यहां कोई ना कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ भी पैदा होगा, और लेंज़िस लॉ के मुताबिक ये इंड्यूस्ड ईएमएफ सप्लाइड ईएमएफ को अपोज करेगा, कॉज को अपोज करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि पहली बात का आंसर तो यह है यस, इट ऑल्सो एक्ट्स एज जनरेटर। अब ये जनरेटर के तौर पे जब काम कर रही है तो इसके कंसीक्वेंस क्या है वो अब मैं वो बताने लगा हूं। तो कंसीक्वेंसेस की हेडिंग लिख के नीचे कुछ बातें हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट कर ले, सप्लाइड वोल्टेज को मैं V से जाहिर कर दूं और बैक ईएमएफ को E से जाहिर कर दूं, तो इस वक्त रिजल्टेंट जो पोटेंशियल है या रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या होगा, सप्लाइड वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ। ओहम्स लॉ के मुताबिक करंट का रिलेशन होता है ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस, नीचे रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस की जगह मैं V माइनस E लिख दूं तो अब आप खुद देख सकते हैं, नीचे आर आ गया रेजिस्टेंस, अब आप खुद देख सकते हैं कि इसके कंसीक्वेंस क्या है। और करें, जब बैक ईएमएफ से हम माइनस कर रहे हैं और रिजल्टेंट वोल्टेज में कमी आ रही है तो जाहिर बात है लेफ्ट हैंड साइड पे जो करंट आई लिखा है उसमें भी कमी आएगी। यानी इस मोटर की कॉइल में जो करंट फ्लो करना शुरू जो करंट हम फ्लो करवा रहे थे उस करंट में कमी आना शुरू हो जाएगी। और करंट जब मिनिमम फ्लो करेगा तो इसका फायदा यह होगा कि कॉइल में हीट एनर्जी कम पैदा होगी, और जब कॉइल में हीट एनर्जी कम पैदा होगी तो हम कह सकते हैं कि मोटर जलने से बच जाएगी। क्योंकि अगर एक्सेसिव हीट एनर्जी पैदा हो जाए तो इस मोटर की जो कॉइल है वो जल सकती है, जिसकी वजह से मोटर काम के मतलब यूज के काबिल नहीं रहती, और फिर हम दुकानदार के पास भेजेंगे इसकी वाइंडिंग करवाने के लिए, यानी ये वायर दोबारा से यहां इस आर्मेचर के ऊपर चढ़ाने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि बैक ईएमएफ बेसिकली या जब मोटर चल रही होती है तो ये जनरेटर का भी काम करती है। ये पहला आंसर मैंने आपको बता दिया। इसके कंसीक्वेंसेस में हम कह सकते हैं कि बैक ईएमएफ
यानी जनरेटर के तौर पे ये जो एक्ट कर रही है, इसका फायदा ये है कि ये सप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को कम करती है, जिसकी वजह से रिजल्टेंट करंट कम फ्लो करता है, और जिसका फायदा ये है कि ये मोटर की कॉइल को या आर्मेचर कॉइल को जलने से बचाती है। तो ये इसका आंसर है, आपने अच्छे से इसको याद कर लेना। 15.12 देखें। 15.12 में कह रहा है कैन अ डीसी मोटर बी टर्न्ड इनटू डीसी जनरेटर। वो कह रहा है कि क्या डीसी मोटर को हम डीसी जनरेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर कन्वर्ट कर सकते हैं व्हाट चेंजेस आर रिक्वायर्ड टू बी डन। वो कह रहा है कि क्या तब्दीलियां करें कि डीसी मोटर डीसी जनरेटर का काम करना शुरू कर दे। बड़ा सिंपल आंसर है। पहली बात तो यह कि इसके आंसर में सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि यस वी कैन कन्वर्ट डीसी मोटर इनटू डीसी जनरेटर। अब हम इसमें तब्दीलियां बताएंगे कि क्या क्या तब्दीली कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि डीसी मोटर में, जो इस वक्त आप इसका एक स्कीमेटिक डायग्राम देख रहे हैं, डीसी मोटर में हम करंट सप्लाई करते हैं और कॉइल घूमती है। डीसी जनरेटर में सारी कंस्ट्रक्शन यही है, सिर्फ और सिर्फ हम कॉइल को घुमाएंगे तो करंट पैदा हो जाएगा, यानी उल्टा काम करना है। तो सबसे पहली तब्दीली तो यह हो सकती है कि डीसी मोटर के लिए जो इनपुट है ना, जो दो टर्मिनल इनपुट का काम कर रहे हैं, जहां हम करंट दे रहे हैं, डीसी जनरेटर के केस में इन दोनों टर्मिनल्स को आउटपुट टर्मिनल कहना पड़ेगा, क्योंकि यहां से फिर हम करंट लेंगे, देंगे नहीं। दूसरा जो चेंज है वो हम ये कर सकते हैं कि डीसी मोटर में यूजुअली कॉइल को घुमाने के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा की जाती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट से भी कर लेते हैं, लेकिन डीसी जनरेटर के केस में इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम परमानेंट मैग्नेट से रिप्लेस कर देंगे। तो दूसरे पॉइंट पे इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी रिप्लेस मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय अ परमानेंट मैग्नेट। इसकी क्या रीजन है? जाहिर बात है, हम जनरेटर बना रहे हैं ना, तो जनरेटर बनाने के लिए तो हमें जनरेटर तो इसीलिए बना रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट ही यूज करेंगे तो उसके लिए तो फिर इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। वो कहां से देंगे? इलेक्ट्रिसिटी तो हमारे पास है नहीं, फर्ज कर लें। तो हमने तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है ना, इसलिए यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेट की बजाय हम परमानेंट मैग्नेट यूज करेंगे। एक और तब्दीली हम यह कर सकते हैं कि डीसी मोटर में तो हम इनपुट पे करंट सप्लाई करते थे, लेकिन डीसी जनरेटर में हमें इनपुट पर मैकेनिकल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, जिसके लिए हमें कोई ऐसा मीडियम चाहिए जिसकी मदद से हम इस आर्मेचर कॉइल को घुमा सकें। और आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आप अपने घर में जो जनरेटर पड़े हुए हैं उनको देखें तो हम उनके अंदर जो आर्मेचर कॉइल है उनको कैसे घुमाते हैं। आप इमेजिन करें, उस जनरेटर के साथ एक छोटा सा इंजन लगा होता है, और उस इंजन का पिस्टन जब मूव करता है उसकी वजह से उसकी कॉइल घूमती है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि डीसी मोटर को डीसी जनरेटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। बस ये छोटी छोटी तब्दीलियां करनी पड़ेंगी, अदरवाइज मेन कंस्ट्रक्शन दोनों की एग्जैक्टली सेम है।